हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट के स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। वी आर एबल टू सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर आइज हेल्प ऑफ आवर आइज। द आइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब हम आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। The shape of eye is roughly spherical with an average diameter of around 2.3 cm. The outer part of eye is quite though and white in color. ठीक है, outer जो surface होता है हमारी eye का वो white in color होता है। ठीक है, this white part of eye is known as sclera. ठीक है, sclera इसको बोलते हैं sclera. The transparent front outer covering of eye is known as cornea. Behind the cornea there is a colored membrane known as the iris. जो हमारी आँख का कलर होता है ना, हम कहते हैं कि किसी की आँख का कलर ब्राउन है या ब्लैक है, वो आँख का कलर नहीं, वो आइरिस का कलर होता है। ठीक है, आइरिस हमारे आँख के कलर को डिफाइन करता है। ठीक है, और प्यूपल के शेप को भी। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इट ऑल्सो गिव्स कलर टू द आई। In the iris, there is a variable-sized black circular opening known as pupil. It is controlled by the iris. It appears to black in color because most of the light entering is absorbed by the tissue, which are present in the pupil. ठीक है, the size of pupil depends on the brightness of the light. देखिए, pupil का size brightness of light पे depend करता है। ठीक है, it opens and closes in order to regulate and control the amount of light entering. When we enter a dimly light room, it takes the iris some time to expand the pupil to allow more light to enter the eye. अब प्यूपल जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि हमारी आँख के अंदर कितनी लाइट जाएगी। ठीक है, जब हम किसी डिम रूम में जाते हैं तो हमारे प्यूपल बड़ा हो जाता है ना, जिससे कि ज़्यादा लाइट हमारी आँख में एंटर कर सके और हम देख सकें। जबकि जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारा आँख का प्यूपल क्या होता है, छोटा हो जाता है, जिससे कि कम लाइट एंटर जाए, हम ईजीली ऑब्जेक्ट को देख सकें। ये है हमारे आई का स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले हमारा कॉर्निया, फिर आइरिस, प्यूपल, और ये जो हमारा कॉर्निया और आइरिस के बीच की जो जगह होती है ये होता है एक्वस चैम्बर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर होता है इसमें। ठीक है, और पीछे देख सकते हैं इसमें लेंस है, लेंस को रेगुलेट करने वाली सिलरी बॉडी दैट इज़ कॉल्ड सिलरी मसल्स है। स्क्लेरा है जो हमारी वाइट आउटर कवरिंग होती है सबसे बाहर आँख के। फाइवा है, रेटिना जिस पे इमेज बनती है। ब्लाइंड स्पॉट जहाँ कोई इमेज नहीं बनती है। ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। Behind the pupil there is a lens which is at thicker at the center. और जब ये लेंस सेंटर में थिक है मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल। और ये किससे बना होता है, लिविंग सेल्स से बना होता है। अब आप ये पूछेंगे कि आँख में कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों होता है, कॉनकेव लेंस क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो किसी भी लाइट को कन्वर्ज कर देता है। अगर हमारी आँख में डाइवर्जिंग लेंस होता है तो हमें इमेज नहीं दिखाई पड़ती। कन्वर्जिंग लेंस की वजह से हमें इमेज दिखाई पड़ती है। Two ciliary muscles hold the lens within the eyeball. The eye lens, being convex in nature, converges the light ray incident on it. Hence, it focuses the light falling on a thin layer of the nerve cell called retina. तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे, जिससे बहुत सारी नर्व्स कनेक्ट होती हैं जो ऑप्टिक नर्व होती हैं। ठीक है, द रेटिना इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल। अब रेटिना पे क्या होता है, रेटिना से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल अटैच होते हैं। ठीक है, light falling on this nerve cell simulates two kind of sensitive cell known as cone cell and rod cell. जो हमारी रेटिना होती है उससे जो सेल अटैच होते हैं उसमें कुछ होते हैं रॉड सेल और कुछ होते हैं कोन सेल। ठीक है, और रॉड सेल जो होते हैं वो सेंसिटिव टू लो लाइट लेवल होते हैं। ठीक है, रॉड्स जो होते हैं वो डिम लाइट्स को सेंस करते हैं। कोन्स आर द वेरी सेंसिटिव लाइट बट दे सेंस कलर्स। ठीक है, जो हमारे कौन सेल होते हैं वो कलर्ड वाली लाइट को सेंस करते हैं, ब्राइट लाइट को सेंस करते हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय देम इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। और ये जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, सेंसेशन के जो सिग्नल होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंचते हैं। दिस अलाउज अस टू सी। और ये पूरे प्रोसेस के बाद हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। सोचिए प्रोसेस हमें इतना लंबा लग रहा है लेकिन ये कितने कम टाइम में होता है, ताकि हम जैसे हम इधर उधर कभी भी देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ठीक है, द पॉइंट वेयर द रेटिना एंड द ऑप्टिकल नर्व मीट ईच अदर इज डिवाइडेड ऑफ एनी सेंसरी सेल। जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व
और रेटिना मिलते हैं, वहाँ पे कोई भी सेल नहीं होता, ठीक है, कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता। हैंस विजन इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस पॉइंट, इसलिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है और इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, यहाँ कोई इमेज नहीं बनती है। ए जेड, हमें इसके बारे में मतलब ए जेड हमें दे रखा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट दे रखे हैं 2, टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड राइट अल्फ़ाबेट ए एंड जेड, ठीक है, मेक श्योर दैट बोथ अल्फ़ाबेट आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर। एक्टिविटी दे रखी है हमें करने को। नाउ क्लोज योर आइज एंड लुक कंटिन्यूसली एट जेड, ठीक है, साइमल्टेनियसली मूव द पेपर शीट स्लोली टुवर्ड्स योर आई, यू विल ऑब्जर्व दैट द लेटर ए डिसअपियर्स एट सम पॉइंट, व्हाट डज दिस इंडिकेट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट से बताएंगे, तब तक आगे चलते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर यहाँ दिया हुआ भी है, लेकिन आप भी मुझे अपनी ओपिनियन से आंसर बताएंगे, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ स्पॉट ऑन रेटिना वेयर नो इमेजेस आर फॉर्म, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी बाय क्लोजिंग योर लेफ्ट आई एंड लुकिंग एट द लेटर ए। तो ये एक्टिविटी में क्या दिखाती है कि रेटिना पे भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, मीन्स ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज अ टाइम अल्फाबेट जेड वुड डिसअपियर। This implies that the blind spot is situated rightward in the right eye and leftward in the left eye, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो राइट आई में राइट साइड होता है और लेफ्ट आई में लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द आइरिस एंड द प्यूपल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड expand respectively when the exposed to bright light is used to check an unconscious person. Paramedicines use this by shining torch light in the eyes for an unconscious person to observe whether his or her iris or pupil is showing any change or not. आप कभी भी आप आइज़ चेक कराना चाहें तो ये ऑब्जर्व करिएगा कि वो आपके आँख में टॉर्च की लाइट से देखते हैं आपकी आँख को। क्यों देखते हैं? वो ये देखते हैं कि आपके जो आइरिस है वो आइरिस आपके प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट और मतलब पास और दूर करने की आपके आइरिस में पावर है ऐसी कि वो आपके प्यूपल के साइज़ को छोटा बड़ा कर पा रहा है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग करने के लिए। तो वो ये देखते हैं आपकी आपकी आइरिस में, ठीक है। Persistence of an image. The image formed on the retina persists about 1/16th of a second, ठीक है। This means if you are shown still pictures of a moving object as at a rate faster than 16 picture per second, then the object will appear to be moving. This is because the image of picture stay on your eyes retina for 1/16th of a second. Means हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है वो 1 सेकेंड के 1/16 पार्ट, मतलब 1 सेकेंड का 1/16 पार्ट का जो टाइम होता है, सिर्फ उस टाइम के लिए हमारे आई के रेटिना पे वो इमेज रहती है, ठीक। और अगर 16 पिक्चर पर सेकेंड से अगर ज़्यादा कोई इमेज होगी तभी वो हमें कोई ऑब्जेक्ट मूविंग दिखाई पड़ेगा, वरना हमें ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी लगेगा, ठीक है। You for a second retina for 1/16 of a second and you will not be able to recognize the time taken to change this picture, ठीक है। This method is used in motion picture where large number of pictures are flashed at the rate of 24 image per second, ठीक है। 24 इमेज पर सेकेंड के स्पीड से जब हमें कोई पिक्चर दिखाई जाती है तो हमें वो मूविंग दिखाई पड़ते हैं ऑब्जेक्ट, हैज़ दे अपीयर टू बी मूविंग, ठीक। अब इसमें कुछ हमें बात दे रखी है। डू यू नो एनिमल्स यूज़ देयर आइज़ इन स्पेशल वे। एनिमल्स जो होते हैं ना वो अपनी आई एक स्पेशल वे में यूज़ करते हैं। क्रैब्स हैव वेरी स्मॉल आइज़ विच आर लोकेटेड ऑन द हेड, दिस हेल्प्स अ क्रैब टू लुक बिहाइंड। जो क्रैब्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं ना वो बहुत छोटी होती हैं और कहाँ होती हैं, उनके हेड पे लोकेट की जाती हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स द क्रैब टू लुक बिहाइंड, जिससे क्रैब्स को क्या होता है पीछे देखने में हेल्प मिलती है। बटरफ्लाइज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ आई, और बटरफ्लाइज के एक या दो आँख नहीं है तो इनकी बहुत सारी आँख होती हैं। एंड आउल्स आई इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स एंड अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ कोन सेल ऑन द रेटिना, हैंड इट इज़ नॉट एबल टू सी इन डे लाइट। अब हम कहते हैं ना कि आउल को डे में नहीं दिखता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आउल के आई में जो रॉड सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रॉड सेल कौन से होते हैं? डिम लाइट को सेंस करने वाले, है ना। और कौन सेल्स क्या होते हैं? ब्राइट लाइट को सेंस करने वाले। और दिन में क्या होता है? ब्राइट लाइट होती है। जब उसके आइज़ में कौन सेल्स इतने कम होंगे तो वो ब्राइट लाइट को कैसे सेंस कर पाएगा? इसलिए हम कहते हैं कि आउल को डे लाइट में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। डू यू नो वॉट हैपन्स इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आई। अब आप सोचिए अगर किसी ह्यूमन के आई के रेटिना पे अगर कोई इमेज नहीं बनेगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा।
one will not be able to see clearly. The retina consists of photosensitive cell which sends the electrical pulses to the brain via optic nerve. ठीक है, this enables us to see and sense the object. तो जब उसकी रेटिना पे इमेज ही नहीं बनेगी तो ब्रेन तक कोई सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा तो उसे दिखाई नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब आई डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. वी कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट्स नियर अस. हम दूर के भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, पास के. ये उन लोगों के लिए जो जिनकी विज़न नॉर्मल है, जिनके विज़न में कोई दिक्कत नहीं है. ये उन लोगों के लिए, वो दूर का भी आराम से देख सकते हैं, पास का भी आराम से देख सकते हैं. द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विज़न. अब हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल अपने आँख के पास में कोई भी चीज़ रख लें हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़े, ऐसा नहीं है. हर आई की एक लीस्ट डिस्टेंस होती है ना, कि वो इतनी मिनिमम डिस्टेंस पे कोई चीज़ उसको क्लियर दिखेगी आराम से. अब ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल आप आँख के बिल्कुल पास में कोई भी चीज़ रख के कुछ भी देखने की कोशिश कीजिए, आपको वो क्लियर नहीं दिखेगा, है ना. तो आपको कितने, हमारी जो लीस्ट विज़न होती है, लीस्ट डिस्टेंस होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न वो होती है 25 सेंटीमीटर. ये एक नॉर्मल आई के लिए जिनकी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, विज़न में कोई डिफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विज़न फॉर अ नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर. मीन्स 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखेगा अगर हमारे विज़न में कोई डिफेक्ट नहीं है तो. ठीक, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न वेराइज एज वी ग्रो ओल्डर और बिकॉज ऑफ सम डिजीज़. तो हमारी जो लीस्ट डिस्टेंस होती है ये चेंज कब हो जाती है, तब हो जाती है जब या फिर तो हमारी एज बढ़ जाए या फिर हमारी आँख में कोई दिक्कत हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए. दिस लीड्स टू मैनी आई डिफेक्ट्स. इससे बहुत सारे आँख में दिक्कत हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. अब कुछ को होता है कि वो दूर का ऑब्जेक्ट आराम से देख पाते हैं. हाउएवर दे फेस प्रॉब्लम इन लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम. बट वो पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते. ऑन द अदर हैंड सम पीपल कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम. और कुछ पास के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं बट फेस प्रॉब्लम इन लुकिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो दूर के नहीं देख पाते. होता है किसी किसी के साथ अच्छा जिनकी आई विज़न में थोड़ा डिफेक्ट होता है. दीज आई डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल लेंसेज. और इन आई विज़न के जो डिफेक्ट होते हैं हमारे, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सुटेबल लेंस का यूज़ करके. मीन्स स्पेक्टिकल्स में जो हमारे लेंस होते हैं उनको यूज़ करके ये विज़न प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है. ठीक है, suitable lenses, convex lens for the first defect and concave lens for the second defect. ठीक है, sometime with the passing of age the eye lens can become cloudy and opaque. Due to this person's eyesight become foggy. This defect is known as cataract. In this defect a white spot can be seen in the eye lens. This type of defect is corrected by surgery by removing the opaque lens एंड इंस्टॉलिंग आर्टिफिशियल लेंस. अब हमने सुना है ना मोतियाबिंद, बहुत सुना होगा, सभी ने सुना होगा लगभग मोतियाबिंद. मोतियाबिंद कैटरेक्ट को ही कहते हैं. इसमें क्या होता है, जब एज बढ़ने के साथ साथ किसी के साथ कई लोगों के साथ होता है जो हमारा आई लेंस होता है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है ना. तो वो जब थोड़ा क्लाउडी हो जाता है तो फिर मतलब अच्छे से वो लाइट डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है ना, ओपैक टाइप में हो जाता है. तो उससे की इमेज नहीं बनती, फिर इंसान को दिखाई नहीं पड़ता क्लियरली, है ना. तो ये हमारा ऑपरेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, जिससे वो ओपैक लेंस हटा के वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है. ठीक है, तो ऐसे कैटरेक्ट का इलाज है. डिफेक्ट्स ऑफ विज़न. Have you wondered why the eye is able to focus on image lying at various distance? It is made possible because the focal length of human lens can change. अब जैसे कि नॉर्मल लेंस जो हमने पढ़े हैं, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वो क्या थे, वो मेड ऑफ ग्लास होते थे या फाइबर होते थे, है ना. तो उनकी फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती ना. बट हमारा जो हमारी आई का जो लेंस होता है वो एक तरह से हम कहें लिक्विड से बना होता है, एक अलग टाइप के लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड से बना होता है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, वो बढ़ा भी सकता है अपनी फोकल लेंथ, घटा भी सकता है. इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि उसको अपनी फोकल लेंथ बढ़ानी है या घटानी है. इट इज़ द सिलियरी मसल्स दैट कैन मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ लेंसेज टू चेंज इट फोकल लेंथ. और ये काम कौन करते हैं, सिलियरी मसल्स करती हैं. ठीक है, इसमें दे रखा है कि लाइट कैसे हमारी आई में आती है और कैसे इमेज बनती है रेटिना पे. ठीक है, टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस शुड बी लार्जर. जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए. फॉर द सिलियरी मसल्स रिलैक्स टू डिक्रीज द कर्वेचर एंड देयर बाय इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस.
तो जब हमारी सिलियरी मसल्स जो होती हैं जब वो रिलैक्स होती हैं तो हमारी फोकल लेंथ जो होती है लेंस की वो बढ़ जाती है, जैसे कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड बी शॉर्टर। और जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर दिस सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द कर्वेचर एंड देयर बाय डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या होता है, हमारी सिलियरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि हमारी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है ना। तो उससे कि हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, हैंस लेंस बिकम थिक, जिससे क्या होता है लेंस थिक हो जाता है। दिस enables you to see the nearby objects clearly। ठीक है, the ability of the eye lens to adjust its focal length accordingly to the object distance is called power of accommodation। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। the ability of eye lens to adjust its focal length accordingly एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, हमारी आई लेंस जो होता है ना वो अपने ऑब्जेक्ट के जो सामने ऑब्जेक्ट रखा उस हिसाब से अपनी फोकल लेंथ घटा या बढ़ा सकता है, इसी को बोलते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच क्लियर डिस्टेंस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन। ये हमें ऊपर भी पढ़ा था, इट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। मीन्स मिनिमम 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ कोई हम ऑब्जेक्ट, मिनिमम डिस्टेंस उसकी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए हमारी आई से, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो दिस मिनिमम लिमिट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इससे कम, अगर इससे कम डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आईज। हाँ, अब ये हमसे पूछा गया है, लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ आई लेंस। अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो बहुत धुंधली बनेगी, है ना, वो हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई इज़ इन्फिनिटी। अब ऐसा तो नहीं है हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी इसलिए कहा गया है कि कोई किसी की ज़्यादा होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन दूर के देखने की, किसी की कम होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इन्फिनिटी इसलिए कहा गया कि 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी तक एक नॉर्मल आई देख सकती है। ठीक है, इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। द रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज़ from 25 centimeter to infinity. Have you ever thought why animals are positioned animals eye are positioned on their heads? अब आप कभी सोचिए कि जो हमारी आँखें होती हैं, हमारी आँखें तो मेरे को सामने को होती हैं, बट एनिमल्स की आँखें साइड में होती हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दिस इज़ बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम अ वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, आवर आईज आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ आवर फेस। हमारी आई तो फ्रंट में फेस के फ्रंट में होती हैं। ऑन वन आई प्रोवाइड्स 150 डिग्री वाइड फील्ड ऑफ व्यू विद बोथ आईज। ठीक है, तो हमारी जो एक आँख होती है वो 150 डिग्री व्यू हमें देती है, साइमल्टेनियसली प्रोवाइड 180 डिग्री फील्ड व्यू। और जो हमारी दोनों आँखें होती हैं वो कुल मिला के हमें कितना 180 डिग्री फील्ड व्यू दिखाती हैं। It is important, it is the importance of presence of the eyes as both eyes together provide the 3-dimensional depth of the image। और इसलिए हमारी दोनों आइज़ इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल देखने में। अगर हम सिर्फ एक आँख से देखते हैं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल पता चलता है ना, तो इसलिए 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ देखने के लिए दोनों आइज़ इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों होता है कि एनिमल्स की जो आँखें होती हैं वो साइड में होती हैं? ये इसलिए होती हैं जिससे कि उन्हें वाइड व्यू मिल सके, वाइड फील्ड व्यू मिल सके, जिससे कि वो अपने प्रे को अच्छे से देख सकें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ विजन। अब जब हमारी आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारे आई में कोई डिफेक्ट होता है, विजन डिफेक्ट होता है हमें कोई, है ना। देयर आर 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉल्ड रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। ठीक है, दे आर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट दीज डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन डिटेल। अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया द शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, myopia is a defect of vision in which a person clearly can see nearby objects। ठीक है, myopia में क्या होता है, कोई भी पर्सन नियर के ऑब्जेक्ट में, पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख पाता है बट दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। ठीक है, बट इज़ अनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड हिज आई इज़ नोन एज myopic eye। A myopic eye has its far point near than infinity
इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट्स रेटिना। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो इंसान दूर का नहीं देख पाता ना, उसके जो क्या कहते हैं, रेटिना पे इमेज जो होती है वो नहीं बन पाती, रेटिना से कुछ पहले बनती है इमेज। अब जब रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो माइंड को सिग्नल भी नहीं जाएंगे, मीन्स उसे वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना। तो मायोपिया इज कॉज बाय इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द लेंस, या फिर तो हमारे लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है तब होता है हमें मायोपिया, या फिर जो हमारी आई बॉल होती है जो मिनिमम हमारी 2.3 सेंटीमीटर के करीब जिसका डायमीटर होता है, जब अगर उसका डायमीटर उससे ज़्यादा होता है, मीन्स हमारी आई बॉल की लेंथ ज़्यादा होती है, तब हमें मायोपिया हो सकता है। ठीक है, सिंस अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ एबिलिटी टू डाइवर्ज इनकमिंग रेज, इट इज़ यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। द इमेज इज अलाउड इन फ्रंट ऑफ रेटिना बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है ना। तो जब वो डाइवर्ज कर देता है, फिर कॉन्वेक्स लेंस हमारी आई का, फिर वो लाइट को कन्वर्ट करता है, तो हमारी रेटिना पे क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, पावर ऑफ करेक्टिंग कॉन्केव लेंस, लेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड हैज़ द पावर ऑफ मायोपिक करेक्टिंग लेंस। ठीक है, इन दिस केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। इमेज डिस्टेंस फार पॉइंट, फोकल लेंथ हमें निकालनी है तो हम इसका निकाल सकते हैं हम लेंस फार्मूला से। ठीक है, in case of concave lens the image is formed in front of the lens on the same side of object. ठीक है, therefore focal length is negative. now power of required lens is equal to 1/f। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। अ पर्सन कैन क्लियरली सी अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर ओनली, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड लेंस दैट कैन करेक्ट हिज डिफेक्ट। सिंस द पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार्दर देन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका मतलब फारदेस्ट पॉइंट क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ। ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मतलब उसका फार पॉइंट कम है ना इन्फिनिटी से, तो उसे मायोपिया है। हेंस द कॉन्केव लेंस इज सुटेबल फॉर पावर, suitable power is required to correct his effect. Focal length of given lens is far point। ठीक है, focal length is equal to negative far point that is equal to focal is equal to minus 100 सेंटीमीटर। अब focal length हमारी पावर क्या होती है 1/f, तो focal पावर ऑफ लेंस हमारी क्या हो जाएगी -1 डायपोर्ट। हैंस अ कॉन्केव लेंस ऑफ -1d इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द गिवन डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक, सेकंड हमारा है, सेकंड डिजीज़ है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस, और हम कहते हैं इसको फायर साइटनेस। ठीक है, hypermetropia is a defect of vision in which a person can see distant object clearly and distinctly but is not able to see nearby objects comfortably and clearly। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट तो हम पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते क्लियरली। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आराम से। You know the definition. Now let us see what actually happens in case of hypermetric eye and its corrective measure. ठीक, so now you can see now you can easily represent the problem with the hypermetropic eye with the help of diagram। अब hypermetropic eye में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है ना। तो इस केस में हमें कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ती है जो लाइट रे को कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक हाई इज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन डिस्टेंट विजन ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। इसमें क्या होता है, हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है ना। हाइपरमेट्रिया इज कॉज ड्यू टू, अब ऐसा होता क्यों है, एक तो ये हो सकता है कि हमारे लेंस का जो है वो कर्वेचर कम हो, है ना, और दूसरा है कि हमारे जो आई बॉल का साइज़ हो वो कम हो, तभी तो रेटिना के पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, तो अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, सिंस अ कॉन्वेक्स लेंस हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ज द इनकमिंग रे, इट कैन बी यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, एज यू ऑलरेडी हैव सीन इन द एनिमेशन, इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसलिए यहाँ कौन सा लेंस की यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। द रे डायग्राम फॉर द करेक्टिव मेजर फॉर हाइपरमेट्रिक आई इज शोन, ये फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से यूज़ किया जाता है। पावर ऑफ करेक्टिंग कॉन्वेक्स लेंसेज, लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ f एंड हैज पावर p ऑफ द करेक्टिंग कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स फॉर नॉर्मल आई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या मतलब फार पॉइंट क्या होता है -25 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस क्या होता है
डिफेक्टेड नियर पॉइंट, है ना। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। नाउ हमें पता है पावर क्या होती है, 1/f, है ना। तो पावर ऑफ रिक्वायर्ड लेंस हम निकाल लेंगे। अब इस पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। द डिफेक्टिव नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज़ 150 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पावर ऑफ करेक्टिंग कॉन्वेक्स लेंस दैट वुड करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक, अब हमें इसमें क्या दिया है, गिवन दैट हाइपरमेट्रिक आई नियर पॉइंट दिया है हमें 150 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव 150 सेंटीमीटर। अब हमें करेक्शन फार्मूला हमें पता है ना, वी हैव करेक्शन फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू रखेंगे, जब सारी पुट करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी 0.3 मीटर। देयरफॉर पावर ऑफ करेक्टिंग कॉन्वेक्स लेंस इज 3.3 डायपोल। Hence, the convex lens of power 3.3 dipoles are required to correct the given defect of vision। ठीक है, अब थर्ड हमारा कौन सा डिसीज़ है, प्रेस बायोपिया, एजिंग विजन डिफेक्ट। प्रेस बायोपिया इज अ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन विच जनरली अकर्स एट ओल्ड एज। ये कब होता है, ओल्ड एज में होता है ज़्यादातर। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ विजन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। ठीक है, अब प्रेस बायोपिक आई has a near point greater than 25 centimeter. It gradually increases as the eye become older. Presbyopia is caused by weakening of ciliary muscles और रिडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। ठीक, दो कारण से होता है, कौन कौन सी, या फिर सिलियरी मसल्स के वीक होने से, या फिर हमारे जो आई लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वीक होने से, है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से। Let us see how presbyopic eye is actually different from a normal eye. A person with presbyopia eye cannot read letters without spectacles। ठीक है, it may also happen that a person suffer from both myopia and hypermetropia। ऐसा भी हो सकता है कि जो presbyopia से सफ़र कर रहा हो उसे दूर का पास का दोनों नहीं दिखता, मीन्स उसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। द बाईफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो इसमें कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, बाईफोकल लेंस का, बाईफोकल लेंस का जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन misconception among the people that the use of spectacles cures the defect of vision. However, it is not true that spectacles not true, as spectacles only restore the defects of vision to normal value। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि स्पेक्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी मतलब ये सिर्फ एक मिथ है कि जो हम स्पेक्टिकल्स होते हैं वो हमारी जैसे कि जो आई का डिफेक्ट होते हैं उसे बढ़ने से बचाते हैं, बट वो थोड़ा कम कर देते हैं, है ना, वो थोड़ा रिस्टोर कर देते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन को। ठीक है, कैटरेक्ट के बारे में हम थोड़ा ऊपर पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो one of the eye defects found commonly in the pupil of older ages. In this defect, the crystalline lens become milky and cloudy. This condition is also known as cataract. The case partial or complete vision of loss of vision। ठीक है, the loss of vision can be restored by removing the cataract by means of cataract surgery. The use of any kind of spectacle lens does not provide any help against the defect of vision। कैटरेक्ट में हम कोई भी लेंस यूज़ कर लें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आई लेंस है वो मिल्की हो जाता है ना, तो वो सही से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है ना, तो उससे इमेज नहीं बनती क्लियरली। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन प्रिज्म। अभी तो हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ना कलरफुल वर्ड के बारे में। तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इन प्रिज्म। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, after refracting through glass slab, it gets displaced laterally. As a result, the emergent ray comes out parallel to the incident ray. How does the same happen if ray of light passes through a glass plate? अब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अनलाइक रेक्टेंगुलर स्लैब द साइड्स ऑफ ग्लास प्रिज्म आर इंक्लाइंड एट द एंगल कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। Therefore, a ray of incident is on its surface. The refraction will not emerge parallel to the incident ray as we seen in the case of rectangular glass slab। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में क्या होता था, जो हमारी इमरजेंट रे होती थी वो तो इंसिडेंट रे के पैरेलल चली जाती थी ना, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिज्म की जो दो साइड्स होती हैं वो एक एंगल से जुड़ी होती है। कौन से एंगल? जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है वो अलग टाइप से होता है। प्रिज्म क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज़ बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस
हैविंग अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज़ नोन एज प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे प्रिज्म में 2 सरफेसेस ट्रायंगुलर होती हैं और 3 सरफेसेस क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, है ना। तो ये 5 सरफेस का एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, अब हम इसमें देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। टू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, एक्टिविटी दी हुई है, पेपर शीट, अ फ्यू ड्राइंग पेन्स, इसको हम पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको PDF दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं, एक्टिविटी तो हम परफॉर्म कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट कॉज द लाइट टू बेंड व्हेन पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब हम इसमें देखते हैं, लाइट बेंड्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस एट पॉइंट B एंड C रेस्पेक्टिवली। अब ऊपर एक्टिविटी में ये है, B और C पॉइंट पे हमें B और C पॉइंट पे ये जो है B और C पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन H normal to side M and let it pass through point B. Similarly, draw a straight line G dash normal to side MP and let passes through C. Here AB is equal to incident ray, BC refracted ray, CD emergent ray, angle I is equal to angle of incident, angle R is equal to angle of reflection, angle E is equal to angle of emergence and angle D is equal to angle of deviation। ठीक है, ये है हमारा पूरा फिगर। ठीक है, अब जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में पढ़ा था, जो हमारा जब भी कोई लाइट रे रेयर और मीडियम से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की साइड को बेंड हो जाती है। ये है हमारी लाइट, ये है हमारी लाइट रे। ठीक है, और ये है हमारा नॉर्मल, है ना। जब ये रे रेयर और मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो ये किसकी तरफ को बेंड हो जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये वाली जो हमारी लाइट रे थी ये कहाँ बेंड हो गई, हमारी टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब इस वाले सरफेस से जब हमने पढ़ा था, डेंसर मीडियम से रेयर और मीडियम में जाती है तो कहाँ हो जाती है, वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। अब इस वाली रे के लिए हमारा नॉर्मल क्या है, ये होगा हमारा नॉर्मल, है ना। तो अब ये कहाँ हो जाएगी, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे चली जाएगी, ये इस टाइप से चली जाएगी। ठीक है, तो यही इसमें दे रखा है पूरे में। ये देखिए, AB जो है वो हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, AB हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, HB क्या है, नॉर्मल। जब AB इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होगी BC तो वो क्या बनाएगी, एंगल R बनाएगी, है ना। और किसकी तरफ को बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। अब ये जो R2 जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये वाला जो हमारी अब ये वाली जो हमारी रे होगी ये भी हमारी रिफ्रैक्ट होगी, दोबारा रिफ्रैक्ट होगी तो ये एंगल ऑफ इमरजेंट बनाएगी, है ना, इमरजेंट एंगल बनाएगी। तो ये हमारी CD जो होगी ये हमारी क्या होगी, इमरजेंट रे होगी। ठीक है, और ये हमारा जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल, ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों, क्योंकि लाइट रे ऐसे आई थी, इसको तो ऐसे जाना था, बट ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, कि हमारी लाइट रे कितनी डेविएट हो गई अपने पाथ से। ठीक, हेंस यू विल गेट द पाथ ऑफ light ray AB when it travels through glass prism. The ray AB will bend towards the normal HI at point B and follow the path BC. Again it bends away from the normal GI and C at C. When it tries to emerge from the prism, this is because the refractive index of air is less than that of glass. Thus the incident ray AB will not follow the straight line BE. ठीक है, the extent of deviation of the right ray from its path BE to path CD is known as the angle of deviation. अभी पढ़ा था हमने ऊपर। Do you know what happens when you take white light and incident ray instead of a single ray? A beam of white light will split into band of 7 color. इतना हमें पता ही, हम छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जो हमारी सनलाइट होती है वो क्या होती है, वो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। एक वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो अगर हम बीम ऑफ लाइट अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो वो 7 बैंड ऑफ 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये प्रोसेस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Dispersion of white light by a prism. Isaac Newton was one of the greatest mathematician and physicist the world ever saw.
In 1665, with the help of an experiment, he showed that the white light is actually a mixture of 7 different color. तो ये हमारे डिस्कवर किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि जो वाइट लाइट होती है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होती है। These constituent colors of white light can be separated with the help of glass prism। और इनको हम कैसे देख सकते हैं? ग्लास प्रिज्म से जब हम कोई भी बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तब हम वो 7 डिस्पर्स कलर देख सकते हैं। इसमें एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ नैरो बीम ऑफ सनलाइट टू फॉल वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर सरफेस, यू विल ऑब्टेन द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम विद रेड वायलेट कलर एंड इट्स एक्सट्रीम। Try to obtain the sharp color band on the screen by slightly rotating the prism. Count the colors of band and write the sequence। और एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगी। जो हमारी ए बी होगी इंसिडेंट रे वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, है ना, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? ये होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इससे मिलकर क्या बनता है? विबग्योर, एक वर्ड, ये आप मेमोराइज करने के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। डू यू नो वाई वाइट लाइट गेट डिस्पर्स इनटू 7 कलर? व्हेन बीम ऑफ लाइट ए बी एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट बी, ठीक है। ऊपर दिया हुआ है बी से रिफ्लेक्ट हुआ ये, है ना, एंड स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। The acronym of the 7 constituent colors of white light is VIBGYOR. This splitting of light ray occurs because of the different angle of bending of each other, ठीक है। हर कलर का बेंड करने का एंगल अलग अलग होता है, इस वजह से हमें 7 कलर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। Hence each color while passing through a prism bend at different angle with respect to the incident beam. This gives rise to the formation of color of spectrum। और ये जो 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं ये इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। Can you say which color undergoes mixture of deviation? Violet lights bend can you say which color undergoes maximum deviation? कौन सा सबसे ज़्यादा डेविएट होता है? तो ऊपर भी आप देख सकते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। सबसे ज़्यादा डेविएट होता है वॉयलेट, है ना। और सबसे कम कौन सा डेविएट होता है? सबसे कम डेविएट होता है रेड, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउएवर न्यूटन डिड नॉट स्टॉप एट दिस पॉइंट। यहाँ न्यूटन जी को ना यहाँ तक खोज करके चैन नहीं मिला, है ना, वो थोड़ा और आगे बढ़े। उन्होंने क्या कहा? ही थॉट दैट इफ 7 कलर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ वाइट लाइट इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ वाइट लाइट बैक फ्रॉम 7 कलर्स। उन्होंने सोचा चलो हमने वाइट लाइट को तो 7 कलर में डिस्पर्स कर दिया, अब इन 7 कलर से हमें वाइट लाइट देख के देखते हैं, ठीक है। फॉर दिस ही प्लेस्ड एन इन्वर्टेड प्रिज्म इन द पाथ ऑफ कलर बैंड, ठीक है। He was amazed to see that only a beam of white light comes out from the second prism. It was at this point that Newton concluded that white light comprises of 7 components of color। और ये एक्सपेरिमेंट शो करके उन्होंने क्या दिखाया कि वाइट लाइट जो है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा था? फर्स्ट टाइम उन्होंने बीम ऑफ लाइट से 7 कलर बनाए थे, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने क्या करा? 7 कलर से बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन कर लिया, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। द रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमेना इन विच वाइट सनलाइट स्प्लिट इनटू ब्यूटीफुल कलर्स बाय वाटर ड्रॉपलेट। अब ये देखिए, एटमॉस्फेयर में कोई प्रिज्म तो रख नहीं देता जिससे रेनबो बन जाता। एटमॉस्फेयर में प्रिज्म का काम कौन करती हैं? हमारी वाटर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, है ना, विच रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर आफ्टर रेन। आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे कि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो कभी कभी हमें रेनबो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, है ना, और जिससे कि लाइट डिस्पर्स होती है तो हमें रेनबो देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है इस टाइप से हमारी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है जिससे कि रेनबो देखने को मिलता है। Let us see how rainbow is actually formed. If we stand with our back toward the sun, then we can see the spectrum of 7 colors. Do you know why a rainbow is shaped similar to an arc? This is because a rainbow is formed by dispersion of white light by a spherical water droplet. अब क्योंकि स्पेरिकल वाटर ड्रॉपलेट की वजह से स्पेरिकल वाटर ड्रॉपलेट उससे जब रिफ्रैक्शन होता है तब हमें रेनबो दिखाई पड़ता है, इसलिए हमें वो एक आर्क की तरह दिखाई पड़ता है। इट इज़ द शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट दैट गिव्स द रेनबो एंड शेप ऑफ आर्क, ठीक है। अब एक फैक्ट है जो मैं आपको बताऊँ, अ रेनबो अपीयर्स आर्क शेड फॉर
एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, अगर हम नीचे धरती पे से देखें, ज़मीन पे से देखें, तो फिर तो हमें रेनबो आर्क की तरह दिखता है, सभी ने देखा होगा, है ना। हाउएवर इफ़ ही सीज द रेनबो फ्रॉम एन एरोप्लेन, है ना, एयरप्लेन, जब हम किसी भी एयरप्लेन में से जब हम रेनबो देखते हैं, देन वी विल एबल टू सी कंप्लीट सर्कल, तो हमें क्या दिखता है, रेनबो कंप्लीट सर्कल की तरह दिखता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स दैट आर अबव हिम एज वेल एज बिलो। जैसे कि एटमॉस्फेयर में जब हमें दिखाई पड़ता है रेनबो, तो हमें आर्क की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम एयरप्लेन में से देखते हैं तो हमें सर्कल की तरह दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं वो प्लेन के ऊपर नीचे सब साइड होती है ना, तो सब साइड से जब वो रिफ्रैक्शन होता है वो मिलकर हमें एक सर्कल की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एक केस दिया हुआ है, इसमें चलिए पढ़ते हैं। राज हैज़ रीड इन हिज साइंस बुक दैट लाइक द सन स्टार्स आर कंपोज मेनली ऑफ गैसेस, मेनली ऑफ गैसेस। ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो रीड दैट मोस्ट ऑफ स्टार्स आर बिगर देन सन, दिस मेक्स हिम वंडर हाउ स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट। डू यू नो वॉट कॉज द स्टार टू ट्विंकल, वाई डज नॉट द सन ट्विंकल। अब पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। Stars appear to twinkle because temperature variation of atmospheric air that result the variation of refractive index। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, उनके टेम्परेचर की वजह से हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ता है ना, स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि हॉट एयर, कोल्ड एयर, सबकी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी ना, इस वजह से होता है ऐसा। इन दिस सेक्शन वी विल कंसिडर अबाउट द सम नेचुरल फिनोमेना दैट अकर एज अ कंसिक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फर्स्ट, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व ऑन अ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड नियर अ राइजिंग फ्लेम ऑफ फायर। ठीक, इट विल अपीयर टू फ्लिकरिंग। कभी आपने देखा होगा ठंड के टाइम में जब जैसे कि हम जब अपने हाथ सेकते हैं आग पे, तो उसके ऊपर को जो लपट वगैरह निकलती है ना, जब उनसे हम किसी ऑब्जेक्ट दूसरी साइड अपोजिट साइड को किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें कुछ हिलता हुआ दिखाई पड़ता है ना। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द एयर अबव द फायर इज़ रिलेटिवली हॉटर देन द एयर फर्दर इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाकी एटमॉस्फेयर से जो फायर के ऊपर की एयर होती है ना वो हॉट होती है। Hence, the hot air rises up and the cold air moves to fill the space. This process results the variation of refractive index of air present in the vicinity of fire. The refractive index of hot air is less than the refractive index of cool air. क्यों? कूल एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, क्योंकि कूल एयर में क्या होंगे, पार्टिकल्स कम डेंसली कंस्टिट्यूटेड होंगे, लेकिन हॉट एयर में क्या होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे, है ना, रियली कंस्टिट्यूटेड होंगे। द फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूसली, देयर बाय ब्रिंगिंग अ कंटिन्यूस चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसलिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगातार चेंज आते रहते हैं। हैंस द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू फ्लक्चुएट व्हेन सीन थ्रू हॉट एयर। इसलिए क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं अगर हम उनको हॉट एयर में देखें तो वो फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये दिया हुआ है फिगर ए दिया है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमें नॉर्मल एयर में देख रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी एज सीन थ्रू हॉट एयर, तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सेकंड केस हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स अंडरगो रिफ्रैक्शन ऑन एंटरिंग अर्थ atmosphere. दिस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूज अंटिल इट रीचेज द अर्थ सरफेस। अब क्योंकि इतना हमें ही पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टाइप के हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे स्पेयर्स हैं, है ना, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बहुत सारे हैं। तो जब वो उन सबसे होके जब स्टार की लाइट रे जब हमारे अर्थ पे आती हैं, तब क्या होती है, वो हर एयर से रिफ्रैक्ट होती जाती हैं, हर मीडियम से रिफ्रैक्ट होके आती हैं, है ना। दिस हैपन्स बिकॉज द टेम्परेचर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऊपर नीचे सबकी एयर में थोड़ा डिफरेंस होता है ना, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। हैज़ द एटमॉस्फेयर एयर हैज़ चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट वेरियस एल्टीट्यूड। इन दिस केस स्टारलाइट कंटिन्यूसली ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर और मीडियम टू डेंसर मीडियम, हैंस इट कंटिन्यूसली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसलिए क्या होता है, वो कंटिन्यूसली नॉर्मल की साइड को बेंड होती चली जाती हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज व डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम हो जाती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है हमारी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, द कंटिन्यूसली बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल रिजल्ट्स इन स्लाइट राइज
ऑफ द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। ठीक है, तो स्टार जो हमें होता है ना, वो जो होता है जहाँ हमें दिखाई पड़ता है एक्चुअली वो उससे थोड़ा नीचे होता है ना। क्यों? और वो हमें थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई पड़ता है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर दिखाई पड़ता है हमें, है ना। अपरेंट पोजीशन हमें उसकी दिखाई पड़ती है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कीप चेंजिंग, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, द स्टार चेंजेस पोजीशन कंटिन्यूसली विच मेक्स ट्विंकल। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि सन तो अपनी जगह से हिलता नहीं है, सन तो वहीं का वहीं रहता है, हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ रोटेट करती है, लेकिन स्टार्स जो होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं। सन के अलावा अदर स्टार जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, इसलिए हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। द स्टार्स चेंज द पोजिशन कंटिन्यूसली विच मेक्स इट ट्विंकल, दिस हैपन्स बिकॉज स्टारलाइट ट्रेवल्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर। अब क्योंकि स्टार्स हमसे इतना दूर है तभी तो इतने छोटे दिखाई पड़ते थे, जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमें बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए दिखाई पड़ती है वो, है ना, इसलिए हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। However, the path varies continuously because of uneven atmospheric condition. Hence, the stars seem to be fluctuating, sometimes appearing brighter and sometimes fainter. ठीक है, all this together gives rise to the twinkling effect of stars. इस वजह से क्या हमारे एटमॉस्फेयर की जो चेंजिंग कंडीशन होती है, इस वजह से क्या होता है, हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। The sun and the other planets of the solar system are relatively closer to the earth. और जो सन और अदर planets जो है ना वो हमारे अर्थ से बहुत पास में हैं। Thus these are not seen as a point source like star, but can consider extent source. Any variation or fluctuating of light coming from any part cancels out with each other. This result in zero fluctuation. Hence the sun and the planet do not twinkle. इसलिए सन और planet twinkle नहीं करते हैं। ठीक है, there is no twinkling effect of sun as seen from the earth's surface. What happens to its apparent position as observed from the earth? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। As viewed from Earth, the sun rises 2 minutes before its actual sunrise and sets 2 minutes after the actual sunset. मतलब हर किसी को हमारे साथ ही धोखा करना है। सुबह को मम्मी जल्दी उठा देती है और हमें सूरज भी जल्दी ही उठाता है 2 मिनट। सूरज जो रियल टाइम में जब वो उगता है ना, जब सनराइज़ होता है हमें उससे 2 मिनट पहले ही सनराइज़ दिखाई पड़ जाता है। मीन्स हम 2 मिनट पहले सनराइज़ दिखाई पड़ता है एक्चुअल सनराइज से, है ना, और 2 मिनट लेट सनसेट दिखाई पड़ता है एक्चुअल सनसेट से। ठीक है, सो यू सी how we get to see sunrise 2 minutes before the actual sunrise. Similarly, after 2 minutes of sunset we can still see the sun. Hence the atmospheric reflection length of day by 2 plus 2 is equal to 4 minutes every day, है ना। We define the phenomena of sunrise as the rise of sun above the horizon. Similarly, sun is defined as the phenomena of setting of the sun below the horizon. ओके, इतना समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक है। नहीं, इसके बाद टिंडल इफेक्ट और है, बस फिर हमारा ये लास्ट टॉपिक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Do you know why the sky appears to blue in color? What causes the water which is colorless the apparent to appear blue in the ocean? What do you think about the red color of sunshine and sunset? इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। These natural phenomena are governed by the scattering of light through suspended air particles in the form of random direction. ठीक है, scattered light may be white or any component of 7 color depending on the size of particle they cause the scattering. The phenomena is governed by Tyndall effect. ऐसा क्यों होता है? ये सब होता है टिंडल इफेक्ट के थ्रू। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ा है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? The Tyndall effect is caused by the scattering of light by very small particles which are suspending in the Earth's atmosphere. To observe the Tyndall effect, the particles' diameter should be less than 1/20 of the wavelength of the light used. ठीक है, तो पार्टिकल्स की साइज़ क्या होना चाहिए, उनका जो डायमीटर होना चाहिए वो हमारी लाइट की वेवलेंथ से 1/20 लेस होना चाहिए, है ना, 1/20 पार्ट।
दिस इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स थ्रू अ होल इन अ डार्क रूम फिल्ड विद डस्ट पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट हमें कब देखने को मिलता है? जब एक डार्क रूम में एक बिल्कुल छोटे से होल से जब कोई लाइट आती है तो हमें उसके पार्टिकल्स विजिबल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। हैव यू लुक द राइट रेज कमिंग थ्रू द क्लाउड्स होल्स और हेडलाइट्स बीम ड्यूरिंग द फॉगी नाइट। सभी ने देखा होगा। देयर आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमें टिंडल इफेक्ट के। ये तो हम बताया गया हमें। डू यू नो जॉन टिंडल was one of the most distinguished physicists of 19th century. He was the first person to explain the reason behind the appearance of sky as blue. The Tyndall effect named after him. इनका नाम टिंडल था, है ना। जॉन टिंडल इनका नाम था, सर जॉन टिंडल। तो इन्होंने इतनी सारी रिसर्च वगैरह की, तो इनको रेस्पेक्ट देने के लिए हमने इस इफेक्ट का नाम क्या रखा? टिंडल इफेक्ट। नेम्ड आफ्टर हिम shows that the light is scattered by the particle of medium. His other contributions are in the field of geology and physics. ठीक, अब इसमें हमें दिखाया गया टिंडल इफेक्ट हम कैसे देख सकते हैं। टेक अ फ्यू ml of water in a transparent glass and dilute it with some to make it appear cloudy, ठीक है। Now take a laser torch and point the beam through the solution. Observe the solution. Does the path of laser become visible in the solution? तो जब हम लेज़र लाइट देखेंगे, जब हम लेज़र लाइट ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा? हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, है ना। क्यों होगा? टिंडल इफेक्ट की वजह से। यू आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लेज़र लाइट बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ लेज़र बीम बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का हम घर पे भी करके देख सकते हैं। आपने करा भी होगा 9th स्टैंडर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। You are able to see the path of laser light because of scattering of laser beam by suspended particles of milk solution पढ़ चुके हैं हम। This is another example of Tyndall effect. The color of scattered light depends on the particle size. The fine particle mainly scatter blue light. The large particle scatter red light, ठीक है। It is observed that the blue color light scatter more easily than red color. This is because red color is of longer wavelength. अब ऐसा क्यों होता है कि ब्लू कलर जो होता है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा स्कैटर होता है रेड लाइट से, है ना। बहुत जल्द मतलब ईज़िली स्कैटर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड लाइट जो होती है ना उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। सम नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इफ़ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द देन would no scattering of light, hence in deep space the sky will appear to be dark. बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती, तो स्पेस की तरह हमें स्काई भी कैसे दिखाई पड़ता है? एकदम डार्क ब्लैक दिखाई पड़ता। द लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मार्किंग रेड लाइट डेंजर सिग्नल एक्सेट्रा। रेड कलर इज प्रेफर्ड बिकॉज इट स्कैटर लीस्ट बाय फॉग स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल प्रेजेंटेड। जो डेंजर वगैरह के साइन होते हैं वो रेड कलर से क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो फॉग वगैरह में भी, फॉग स्मोक में भी दूर से दिखाई पड़े, क्योंकि जो हमारा रेड कलर होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है ना, इस वजह से। सनराइज एंड सनसेट। एट सनराइज और सनसेट द सन इज लोकेटेड नियर द हॉरिजन ऑफ द अर्थ, हैंस द लाइट हैज़ टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। At the time of sunrise or sunset, when white lights fall on the suspended atmosphere particle, blue light scatters out in deep space, while red color light scatter less and reaches the observer on the surface of the earth, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमारी ये ब्लू लाइट होती है, हमने पढ़ा कि वो ज़्यादा स्कैटर करती है ना, ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर करता है। तो ब्लू कलर जो ज़्यादा स्कैटर करता है वो तो स्काई में चला जाता है ना, और जो रेड कलर कम स्कैटर करता है वो हमारी आइज़ तक आ जाता है। तो हैंस व्हेन दिस लेस स्कैटर्ड रेड लाइट रीचेस योर द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर टू बी रेडिश। सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे हमें जो आसमान होता है सन के पास का वो रेडिश क्यों दिखाई पड़ता है? इसी वजह से, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो सबसे कम स्कैटर करता है और हमारी आइज़ तक सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। When located overhead, why does the sun not appear reddish in color? This is because light travels a relatively shorter distance when located overhead.
बिकॉज ऑफ दिस रीज़न स्कैटरिंग ऑफ ब्लू एज वेल एज रेड लाइट इज़ मच लेस व्हेन द सन इज़ लोकेटेड ओवर हेड। ऐसा क्या होता है, जब सन बिल्कुल सिर के ऊपर होता है हमारे, तो हमें वो रेडिश नहीं दिखाई पड़ता है, एकदम वाइट वाइट सा दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट होती है ना वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, जब हमारे सिर के ऊपर होता है सन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न स्कैटरिंग ऑफ ब्लू एज वेल एज रेड लाइट इज़ मच लेस व्हेन द सन इज़ लोकेटेड ओवर हेड। तो ब्लू और रेड दोनों कलर बहुत कम स्कैटर होते हैं, ठीक है। हमें कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, 3 फैक्ट, 2 फैक्ट। व्हेन देयर इज़ नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एयर द कलर ऑफ सन at sunrise and sunset appear to be yellowish due to the presence of salt particles in air over the sea and oceans. The color of the sun at sunrise और sunset appear to be orange, ठीक है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी तो हमारा जो सनसेट और सनराइज़ का कलर होगा हमें येलोइश दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इन द एयर ओवर सी एंड ओशन द कलर ऑफ सन एंड सनराइज और सनसेट अपीयर टू बी ऑरेंज। और क्योंकि सी या ओशन वगैरह के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सॉल्ट होता है ना, इस वजह से वहाँ जो सनराइज और सनसेट का कलर होता है वो ऑरेंज दिखाई पड़ता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड आयरन रिच डस्ट the skies appear red from the Martian surface. All these natural phenomena takes place during the scattering of light. तो ये जितने भी फिनोमेना होते हैं ये क्यों होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी फिज़िक्स के ही या केमिस्ट्री के ही दूसरे चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं जल्दी से जल्द डालने की कोशिश करूँ। सो till then take care, bye bye।